नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद दोस्तों। यूट्यूब की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको भारत के संविधान से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण बातें बताएंगे और कौन-कौन से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं इसके बारे में, उनके बारे में बताएंगे। इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर आए हैं और ख़ास करके जो अनुसूची से संबंधित क्वेश्चन हैं वो आते हैं पेपर के अंदर, काफ़ी बार पूछे गए हैं, तो उनको हम बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में सरल शब्दों में आपको समझाएंगे, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और हम कई बार ऐसा करते हैं कि इनको याद तो करते हैं लेकिन हम बार बार भूल जाते हैं। तो हम उसी भूलने की जो समस्या है उसको दूर करने के लिए आपके लिए बिल्कुल ही सरल शब्दों के अंदर संविधान की अनुसूची से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण बातें आपको बताएंगे और किस तरह से आप उनको एक दूसरे से रिलेट करके याद रख सकते हो, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आगामी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो प्रस्तावना आप देख सकते हो, प्रस्तावना को आपने शायद पढ़ा भी होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ सकते हो। दोबारा से हम प्रस्तावना जो है संविधान की, जिसको उद्देशिका कहा गया है, वो आपके सामने यहाँ पर रख रहे हैं। इसमें से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि इसके अंदर मान लो अगर पूछ लिया जाता है संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें भारत शब्द का उपयोग है वो कितनी बार किया गया है, 2 बार। उसके अलावा कौन कौन से शब्द हैं जो बाद में जोड़े गए थे इसके अंदर, तो वो भी हम इसके अंदर देख सकते हैं। जैसे ये समाजवादी हो गया, पंथ निरपेक्ष हो गया, ये बाद में जोड़े गए थे शब्द। और कितने प्रकार का न्याय है, जैसे 3 प्रकार का न्याय है, नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है वो दिया गया है, या 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। ये क्वेश्चन है, पहले भी एग्ज़ाम के अंदर पूछे जा चुके हैं प्रस्तावना से संबंधित, तो आपको ये बातें भी ध्यान में रखना है। और कितने प्रकार की जो स्वतंत्रता है वो पूछी गई है, तो वो भी आप बता सकते हो इस प्रस्तावना को देख करके कि 2 प्रकार की जो है स्वतंत्रता निर्धारित की गई है हमारे नागरिकों के लिए। तो इनसे रिलेटेड, प्रस्तावना से रिलेटेड जो क्वेश्चन है इनको आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो, प्रस्तावना क्या है क्या नहीं है। फिर हम बात करेंगे कि कब ये जो है अंगीकृत किया गया, कब नहीं किया गया, उसको भी आप याद कर सकते हो इसके द्वारा, प्रस्तावना के द्वारा। तो इसमें से भी काफ़ी 4-5 क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन ये बिल्कुल आसान है, आप इनको याद रख सकते हो। करें वो करें हम अनुसूची से रिलेटेड, कि अनुसूचियां जो है संविधान की वो किस किस मामले से, किस किस संदर्भ में जो है निर्धारित की गई हैं। तो हम आपको एक बेहद सरल तरीके से वो बताने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या और कितनी अनुसूची हैं, वो हम आपको बताएंगे। आपको जैसे पता ही है कि शुरुआत के अंदर जब संविधान है शुरू में लागू हुआ तो 8 अनुसूचियाँ थी, और उसके बाद में जो अब वर्तमान में जो है उनकी संख्या बढ़ा करके 12 कर दी गई हैं। तो हम आज इन्हीं 12 अनुसूचियों के बारे में जानेंगे कि कौन सी अनुसूची किससे संबंधित है। तो आइए देखते हैं, और इस वीडियो को पूरा देखिए। आपको अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो हम आपका जो है सॉल्यूशन अभी करेंगे। तो आप सुझाव दे सकते हैं अपने इसके अंदर। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी अनुसूची है और उनको किस प्रकार से समझा जा सकता है, ताकि आगामी एग्ज़ाम के लिए हम खुद को प्रिपेयर कर सकें। तो जीके के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो, अलग अलग अनुसूची के सामने हमने कुछ शब्द लिख रखे हैं, और ये शब्द सिर्फ इसलिए लिखे हुए हैं ताकि आप आसानी से इन शब्दों को समझ सको और अनुसूचियों को समझ सको। जैसे देखिए यहाँ पर जो लिखा गया है प्रथम, इसका मतलब है प्रथम अनुसूची। ये सभी अनुसूचियाँ हैं जिनका वर्णन हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। तो प्रथम अनुसूची है, तो आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी प्रथम अनुसूची जो है हमारे संविधान की, वो संबंधित है जो सबसे पहले आता है हमारे लिए। सबसे पहले क्या आता है, किसी भी व्यक्ति के लिए जो है राष्ट्र है वो सबसे पहले नंबर पर आता है। तो आपको इस तरह से याद रखना है इसको, कि राष्ट्र होता है वो हमेशा प्रथम होता है। और राष्ट्र क्या है हमारा, हमारा जो राष्ट्र यानी भारत है वो क्या है, राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, उनसे संबंधित मामलों का उल्लेख किया गया है प्रथम अनुसूची में, यानी राष्ट्र है वो प्रथम होता है। और राष्ट्र हमारा जो भारत है वो क्या है, राज्यों का संघ है। तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, उससे संबंधित जो मामले हैं वो प्रथम अनुसूची के अंदर लिखे गए हैं या उनके अंदर उल्लेख किया गया है। और राष्ट्र के बाद में हमेशा आते हैं व्यक्ति, जो राष्ट्र की जनता है वो आती है दूसरे नंबर पर। तो आपको याद रखना है, द्वितीय अनुसूची है उसके अंदर विशेष व्यक्ति। विशेष व्यक्ति कौन, वो व्यक्ति जो कि पूरा प्रशासन हमारे देश का चलाते हैं और उच्च पदों पर आसीन हैं, उनके जो है वेतन भत्ते जो होते हैं वो निर्धारित किए गए हैं। जैसे राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष,
या सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश वगैरह होते हैं, यानी बड़े बड़े पदों पर आसीन व्यक्ति जो इस पूरे देश की कार्यपालिका, न्यायपालिका इत्यादि को जो चलाते हैं और पूरे देश के ऊपर एक शासन स्थापित करते हैं, उन व्यक्तियों के बारे में तो हम कह सकते हैं भी प्रथम राष्ट्र होता है और दूसरे नंबर पर क्या आते हैं, व्यक्ति आते हैं या जनता आती है। तो विशेष व्यक्तियों से संबंधित वेतन और भत्तों का उल्लेख किया गया है वो द्वितीय अनुसूची के अंदर किया गया है, यानी दूसरी अनुसूची जो है उसके अंदर किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इनको बिल्कुल ईजिली याद कर सकते हो। अगर तीसरी बात हम देखें, तीसरे नंबर पर क्या आता है, तो तीसरे नंबर पर याद रखना 3 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है शपथ। शपथ क्या होती है? शपथ का मतलब है कि कोई भी मंत्री बनता है, प्रधानमंत्री बनता है, तो वो व्यक्ति जो कि सरकार चलाते हैं, वो व्यक्ति जो सरकार चलाते हैं, हमारे देश का प्रशासन चलाते हैं, उनके लिए शपथ का उल्लेख है। 3 शब्दों के मेल से बना हुआ ये शब्द है, 3 अक्षरों के मेल से बना हुआ। और शपथ जो है ये हमारे देश के पूरे प्रशासन को चलाने वाले व्यक्तियों की शपथ से संबंधित अनुसूची है, वो कौन सी है? तीसरी। तो 3 अक्षरों के मेल से मिलकर के बनी हुई है, आप इसको याद रख सकते हो, शपथ। उसके बाद अगर हम बात करते हैं चौथी मतलब 4, और 4 अक्षर से मिलकर के बना हुआ शब्द है वो है राज्यसभा। तो आप इसको याद रख सकते हो, राज्यसभा। राज्यसभा जो है 4 अक्षर का शब्द है, वैसे तो ये 5 का कह सकते हो आप, लेकिन हम अगर इसको रिलेट करेंगे तो इसी तरह से करेंगे कि चौथी अनुसूची है उसमें राज्यसभा से संबंधित बात है। और राज्यसभा से संबंधित बात यह है कि हमारे देश का जो प्रतिनिधित्व है राज्यसभा में वो किस किस प्रकार से रहेगा वो दर्शाया गया है। यानी प्रत्येक राज्य से या जो है केंद्र शासित प्रदेश से जहाँ से राज्यसभा का प्रतिनिधित्व होना है वो किस प्रकार से होगा उसका उल्लेख किया गया है चौथी में। तो चौथी से याद रखना आपको 4 अक्षरों के मेल से बना हुआ शब्द है राज्यसभा। तो इस प्रकार से आप इनको याद रख सकते हो। फर्दर अगर हम देखें नेक्स्ट में, तो नेक्स्ट में जो 5वीं अनुसूची है, 5वीं अनुसूची में क्या कहा गया? देखो 5 अक्षर का शब्द है अनुसूचित। अनुसूचित से याद रख सकते हो अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित जो मामले हैं या किस प्रकार से उनको देखा जाएगा, संभाला जाएगा, उन मामलों को रखा गया है 5वीं अनुसूची में। तो आपको ध्यान में रखना है अनुसूची 5 अक्षर जो है मिलकर के बनाते हैं अनुसूचित शब्द को। और अनुसूचित क्या है? जाति और जनजाति, उनसे संबंधित जो मामले हैं उनका उल्लेख किया गया है 5वीं अनुसूची के अंदर। ऐसे ही आगे चलते हैं हम, तो देखते हैं नंबर 6 जो है 6ठी अनुसूची है, उसके अंदर आप याद रख सकते हो 6 के बाद में आता है 7। तो यानी हमारे देश का एक ऐसा हिस्सा जहाँ पर हम जानते हैं कि अलग अलग जो राज्य हैं जिनको 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है, तो मेघालय, असम, त्रिपुरा जैसे राज्य हैं, मिज़ोरम जैसे राज्य हैं, वहाँ के जनजातीय समुदाय जो हैं उनसे संबंधित प्रतिनिधित्व को इसमें रखा गया है 6ठी अनुसूची के अंदर। तो 6 से याद रखना, 6 के बाद में क्या है? 6 या 7 का समूह जो होता है, जो 7 सिस्टर कहलाता है हमारे देश के अंदर, 6-7 ऐसे राज्य हैं, पूर्वोत्तर राज्य, मेघालय, मिजोरम, असम जैसे राज्य, त्रिपुरा जैसे राज्य, उनके जनजातीय मामलों से संबंधित जो है वो है 6ठी अनुसूची। तो आप इसको क्लियरली याद रख सकते हो बिल्कुल आसान तरीके से। अब नेक्स्ट जो है हम देखें इसको, 7वीं अनुसूची क्या है? तो 7वीं अनुसूची के अंदर क्या रखा गया? 7 का मतलब याद रख लेना 7, और 7 क्या, हमारा देश चल रहा है वो केंद्र और राज्यों के साथ से ही चल रहा है। यानी केंद्र और राज्य आपसी सहयोग से क्या कर रहे हैं? चला रहे हैं हमारे देश को। हमारे देश का पूरा प्रशासन है, पूरी जो है वो चल रहा है केंद्र और राज्य के सहयोग से। तो यानी केंद्र और राज्य जो मामले देखते हैं आपस में, साथ में जो मामले देखते हैं या अलग अलग जो मामले देखते हैं, उनको रखा गया है 7वीं अनुसूची के अंदर। और कौन कौन से मामले देख सकते हैं आपको ये भी पता होना चाहिए। इसके अंदर 3 प्रकार की जो हैं सूचियां रखी गई हैं, एक संघ सूची, एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। तो उनके बारे में विस्तार से हम आपको बताएंगे कौन कौन से मामले हैं, कौन कौन से नहीं है, क्योंकि उसका एक अलग टॉपिक बनता है। 3 प्रकार के यहाँ पर आप देख सकते हो मामले बनते हैं केंद्र और राज्य के। एक हो गया संघ सूची जो केंद्र के अधीन होती है, एक हो गया राज्य सूची जो कि राज्य के अधीन होती है, और तीसरी दोनों को मिलाकर के अधीन होती है, तो उसको कहा जाता है समवर्ती सूची। तो आप इस बात को भी ध्यान में रख सकते हो कि कौन कौन कितने मामले हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन आपको ध्यान में देना है 7वीं अनुसूची मतलब 7, और 7 किसका? केंद्र और राज्यों का।
तो किस प्रकार से वो अपने मामले साथ लेकर के चलते हैं, पूरे देश का प्रशासन चलाते हैं, उसको रखा गया है 7वीं अनुसूची के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ईजिली याद कर सकते हो आप इसको। उसके बाद अगर हम देखें 8वीं जो अनुसूची है, 8 से याद रख लेना कि हमारे संविधान के अंदर 22 जो भाषाएं हैं उनको दर्जा दिया गया है हमारे देश की भाषाओं के रूप में, और 22 में से ध्यान में देना 8 भाषाएं हैं वो बाद में ऐड की गई थी, 14 पहले से थी। तो 8 से याद रख लेना, 8 बाद में, 14 पहले, तो टोटल मिलाकर के 22 भाषाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। तो ये 8वां जो अनुसूची है वो भाषा से संबंधित है, और भाषा से याद रखना कि 8 भाषाएं बाद में ऐड की गई थी, तो वो 8वीं अनुसूची में रखी गई हैं, और पहले 14 थी, तो टोटल इनकी संख्या कितनी बनती है, 22 भाषाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है हमारे देश में। तो याद रख सकते हो आप इसको ईजिली। 8वीं अनुसूची में किसका मेंशन है, भाषाओं का, भाषाओं से संबंधित मेंशन है, उल्लेख है, वो क्या है, 8वीं अनुसूची के अंदर रखा गया है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें 9वीं अनुसूची क्या है, तो 9वीं अनुसूची के अंदर अगर हम देखते हैं तो आपको ये याद रखना है कि ये संविधान का पहला संशोधन था जो 1951 में किया गया था, और इसमें 9वीं में आपको याद रखना कि ये राज्य से संबंधित है, और 9 अक्षर से मिल करके ये बनाया गया है। शब्द हमने बनाने की कोशिश की है, संपत्ति अधिग्रहण, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 अक्षर का ये शब्द याद रखना आपको, संपत्ति अधिग्रहण। वो करता है, राज्य किस प्रकार से करेगा, किस प्रकार नहीं करेगा, उसका उल्लेख किया गया है 9वीं अनुसूची के अंदर किया गया। लेकिन आपको ये शब्द याद रखना है, संपत्ति अधिग्रहण। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसी शब्द से रिलेटेड पूछा जाएगा, इन्हीं प्रकार से पूछा जाएगा। तो ये प्रथम संविधान संशोधन था, 1951 के अंदर किया गया था। तो आपको याद रखना है 9वीं अनुसूची में संपत्ति अधिग्रहण, और वो किससे संबंधित है, राज्य से संबंधित है, उसको रखा गया है। 9 अक्षर का ये शब्द याद कर लेना है आपने, बिल्कुल आसानी से आपको क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा पेपर के अंदर। उसके बाद फर्दर अगर हम देखें तो ये 10वीं जो अनुसूची है, 10वीं अनुसूची, आप उसके अंदर आपको क्या देखना है, देखो 10 से याद रख लेना, अभी फ़िलहाल हरियाणा के अंदर एक ऐसी पार्टी थी जिसके 10 सदस्य हैं वो चुनाव जीते थे, 10 सदस्य चुनाव जीते थे, और 10 सदस्यों ने क्या किया, एक दूसरे दल बदल की प्रावधान है, दल बदल से संबंधित बातें हैं, उनका उल्लेख किया गया है। लेकिन आपको याद रख लेना है 10 से 10 हरियाणा के अंदर, क्योंकि HSSC का एग्ज़ाम इंपॉर्टेंट ज़्यादा है हमारे लिए, तो HSSC के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको याद करना है वर्तमान के अंदर 10वीं अनुसूची में क्या है, दल बदल से संबंधित मामलों का उल्लेख किया गया है, और वर्तमान में एक ऐसी पार्टी है जिसके 10 सदस्य थे और उन्होंने सरकार को समर्थन दे रखा है और सरकार का सहयोग कर रहे हैं। तो वो आपको ध्यान में रखना है, दल नहीं बदला हालांकि उन्होंने अपना किसी भी सदस्य ने, लेकिन वो उसको समर्थन दे रहे हैं। तो आपको ये याद रखना है 10वीं अनुसूची में दल बदल, 10 से दल बदल याद रख लेना, तो इम्पोर्टेंट है ये अपने आप में। उसके बाद फर्दर अगर हम बात करें 11वीं और 12वीं, यानी अंतिम दोनों अनुसूचियों का जिक्र करेंगे हम। तो 11वीं, 11 से याद रख लेना, 11 अक्षर से मिलकर के ये बना हुआ शब्द है संवैधानिक पंचायत राज। संवैधानिक पंचायत राज जो ग्रामीण क्षेत्रों के मामले हैं उनके संदर्भ में है ये, यानी ग्रामीण क्षेत्रों के जैसे जल वगैरह या अलग प्रकार की सुविधाएं हैं, ग्रामीण क्षेत्रों को किस प्रकार से दी जाएं, क्या उनका संवैधानिक अधिकार है, किस प्रकार से उनकी प्रशासन व्यवस्था होनी चाहिए, वो 11वीं अनुसूची के अंदर रखा गया है। तो ये आप 11 अक्षर के शब्द मेल से मिलकर के बना हुआ शब्द याद रख लेना, संवैधानिक 5, पंचायत 4 और राज यानी 5 4 9 और 2 11। इसको याद रखना है, 11वीं अनुसूची के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित प्रशासन की व्यवस्था है वो रखी गई है 11वीं अनुसूची के अंदर। तो आपको ये याद रख लेना है, 11 अक्षर के मेल से मिल करके बना हुआ शब्द है संवैधानिक पंचायत राज। और 12वीं से आपको क्या याद रखना है, बाहर, 12वीं से याद रख लेना बाहर। और जब भी हम कभी बाहर जाते हैं तो बाहर का मतलब क्या है, हम शहर की तरफ प्रस्थान करते हैं, नगर की तरफ प्रस्थान करते हैं, तो शहर की जो राज व्यवस्था है वो रखी गई है 12वीं अनुसूची के अंदर रखी गई है। यानी शहर की जो नगर पालिका से संबंधित मामले हैं, उनके कार्य हैं, किस प्रकार से उनके प्रशासन की व्यवस्था है, उसको रखा गया 12वीं अनुसूची के अंदर रखा गया है। तो आप इसको याद कर सकते हो बिल्कुल ईजिली, बाहर से 12 और 12 से बाहर, और बाहर मतलब शहर, शहर या नगर कह सकते हैं हम। तो नगर की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, शहर की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, उसके मामले हैं वो रखे गए हैं 12वीं अनुसूची के अंदर। तो बिल्कुल बिल्कुल साधारण शब्दों के अंदर हमने आपको ये बताने की कोशिश की है
आप इसको नोट कर सकते हो और ईज़िली याद कर सकते हो यहाँ से देख करके। एक लास्ट टाइम टिप है जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा एग्ज़ाम के अंदर, क्योंकि पूरा थ्योरी हम पढ़ते जाते हैं लेकिन रिवाइज़ करना पड़ता है तो हमें शॉर्ट फॉर्म में करना पड़ता है, टाइम कम होता है अंतिम समय में एग्ज़ाम के लिए। तो आप इसको आसानी से याद कर सकते हो, बिल्कुल आपके फिंगर टिप्स पर ये बातें याद हो सकती हैं। तो आप इनको नोट भी कर सकते हो और देख सकते हो। और इस वीडियो के प्रति, इस टॉपिक के प्रति कैसा आपका रिस्पॉन्स है, आप अगर हमें बताने का कष्ट करेंगे तो हम आपके लिए कुछ और विशेष तौर पर ऐसे लास्ट टाइम जो टिप है वो लेकर के आएंगे वीडियो के माध्यम से। के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद।